चलिए वांट और डिज़ायर की हमने हेडिंग डाल लिया है। वांट और डिज़ायर के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग आपने डालें वांट और डिज़ायर, ठीक है। वांट में लिखिएगा यह एक प्रकार की भावनाओं को इंगित करता है, परंतु इस प्रकार की अभिव्यक्त की गई भावनाओं में स्वतंत्र इच्छा या संकल्प का अभाव होता है। स्वतंत्र इच्छा या संकल्प का अभाव होता है, अर्थात इस प्रकार की अभिव्यक्ति भावनाएं विवेक से परे होती हैं। अर्थात इस प्रकार की भावनाएं बिना उचित और अनुचित को निर्धारित किए व्यक्त की जाती हैं। सामान्यतः दर्शन इसे निकृष्ट कोटि की भावना मानती है। इस प्रकार की भावनाएं प्रायः जानवरों में पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा लिखिएगा डिज़ायर। हेडिंग लिखिएगा डिज़ायर। इसमें लिखिएगा यह भी एक प्रकार की भावना है जिसमें फ्री विल पाया जाता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति यानी फ्री विल पाया जाएगा, अर्थात अभिव्यक्त भावनाओं को विवेक के माध्यम से उचित और अनुचित की कसौटी पर तय कर अभिव्यक्त किया जाता है। उचित और अनुचित की कसौटी पर तय कर अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। आगे लिखिएगा दर्शन के अनुसार इस प्रकार की भावना मानव में पाई जाती है। ठीक है। तो ये वांट हो गया और डिज़ायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा नए पैराग्राफ से वांट डिज़ायर कंप्लीट हो गया, उसके नीचे लिखना है। इसमें लिखिएगा एप्टीट्यूड, वांट और डिज़ायर। एप्टीट्यूड, वांट और डिज़ायर, यह तीनों शब्द भावनाओं की प्रकृति की कोटि निर्धारित करते हैं। इन तीनों प्रकार की भावनाओं के आधार पर वर्तमान समाज अपने मानव होने का अस्तित्व के मूल्यांकन कर सकता है। अपने मानव होने का अस्तित्व का मूल्यांकन कर सकता है। अर्थात यह शब्द हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मानक के रूप में
मानक के रूप में हम ऐसी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, मानव के रूप में हम ऐसी भावनाओं को अभिव्यक्त करें जिसके अंतर्गत हमें मानव होने का एहसास है, जिसके अंतर्गत हमें मानव होने का एहसास है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वांट और डिज़ायर। नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा गुड और बैड। गुड और बैड, इसमें सबसे पहले यानी कि शुभ और अशुभ। तो पहली हेडिंग डालिएगा शुभ। शुभ से क्या मतलब है, इसमें लिखिएगा शुभ से में पहला पॉइंट, वह कर्म जो किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सहायता प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट, शुभ किसी व्यक्ति के कर्म के मूल्यांकन से संबंधित है। कर्म के मूल्यांकन से संबंधित है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति का शुभ भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब व्यक्ति का लक्ष्य निहित व्यक्तिगत स्वार्थों की प्राप्ति के लिए हो तो वह निम्न कोटि का शुभ कहलाएगा। जब वह लक्ष्य परमार्थ के लिए हो तो वह उच्च कोटि का शुभ कहलाएगा। ठीक है, जैसे भूख प्यास इत्यादि निम्न कोटि का सुख है, जबकि सहयोग, प्रेम और कल्याण की भावना उच्च कोटि का सुख है। नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा अशुभ क्या है। शुभ हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा अशुभ क्या है। इसमें लिखिएगा, जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, वह अशुभ कहलाता है। ठीक है, ये हो गया शुभ और अशुभ। नेक्स्ट रीडिंग डालेगा सर्वोच्च शुभ, हाईएस्ट गुड। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यह दार्शनिक रूप से व्यक्ति के जीवन के परम मंगल की अवस्था है। यह वास्तविक रूप से व्यक्ति के जीवन के परम मंगल की अवस्था है। सेकंड पॉइंट, यह शुभ की ऐसी अवस्था है जिसके पश्चात व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के शुभ को प्राप्त करने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में व्यक्ति संभाव में होता है, जहाँ न उसे पीड़ा व्यथित करती है, न ही खुशियाँ अभिप्रेरित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति को शुभता की कोटि से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुभता की कोटि से क्या तात्पर्य, एक आप त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, उस त्रिभुज का यहाँ पर ठीक है 5 भागों में से डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर छठा चल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर ये शुभता की कोटि है, ये नीचे से आपको ऊपर की ओर जाती है, ये शुभता की कोटि है। इसका ये जो दिया था, इसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने शुभता की कोटि के अलग अलग आयाम बताए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा और लास्ट का छठा पॉइंट, ये शुभता की कोटि। तो सबसे पहले में लिखिएगा, जैसे नंबरिंग डाली है वैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले में लिखिएगा भौतिक आवश्यकता। दूसरे में लिखिएगा सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे में लिखिएगा सामाजिक आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता। पांचवें में लिखिएगा आत्मसिद्धि की आवश्यकता और छठे में लिखिएगा मोक्ष की अवस्था। ठीक है, छठा आपको मोक्ष की अवस्था। तो किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब भी वो पैसे आएंगे तो सबसे पहले वो रोटी कपड़ा मकान की स्थिति की ओर भागता है। जब रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज में आती है सुरक्षा। व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है, उसे डर लगने लगता है, समाज में अपनी परिस्थिति बन जाती है। फिर तीसरे में आता है उसकी सामाजिक आवश्यकता, जहाँ पर लोगों की एक सोसाइटी ढूंढना शुरू करता है। ठीक है, एक रहन सहन, सबका अपना अपना स्टेटस होता है, उस स्टेटस के अनुसार रहना शुरू करता है। उसके बाद आता है आत्मसम्मान की अवस्था, जहाँ पर वो लोगों के बीच अपने आप की स्थिति को देखना चाहता है। ठीक है, जहाँ पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ जाती है। इसके बाद आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने आप को ढूंढने का प्रयास करता है। और लास्ट में आता है जहाँ पर हम बात करते हैं मोक्ष की। वो सभी सांसारिक मुक्त भावनों से मुक्त होकर वो फाइनली परमार्थ की अवस्था में पहुँचता है और मोक्ष की कामना करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ पर शुभ अशुभ और हाईएस्ट गुड। एक क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है, आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? इस दिशा की ओर आप कैसे बढ़ रहे हैं? समझाएं। ठीक है, 150 वर्ड्स में इसको लिखना है। और आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट डे जो बाकी सारी चीज़ें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट डे देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।